हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। कल मैंने आपको संस्कृत का 2023 का क्वेश्चन पेपर जो था वो सॉल्व करवाया था। आज की क्लास में मैं आपका 2022 का जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? छह संयुक्त रूप है। ऐसा ही क्वेश्चन कल की क्लास में भी आपको देखने को मिला था। वहाँ पूछा गया था ज्ञा संयुक्त रूप है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाता है। यहाँ से बताइए छह संयुक्त रूप है तो किसका है? तो आपका सही उत्तर रहेगा दा ऑप्शन का प्लस सा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब संयुक्त रूप की बात होती है तो इसमें जो पहला वर्ण होता है उसमें हलंत लगती है, दूसरे वाले में हलंत नहीं लगी होती है। ठीक है, यहाँ जो आ ऑप्शन है इसमें सेकेंड वाले में हलंत लगी है, इसीलिए ये वाला गलत है, दा वाला सही है। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। द्वादश शब्द बोधक है। द्वादश का मतलब क्या होता है? 2, 22, 12 या फिर 32। तो द्वादश 10 लगा हुआ है और एक 2 लगा है, यानी कि 10 + 2 मतलब 12। तो आंसर रहेगा बा ऑप्शन 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्षमः शब्द में समास है। वैसे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में समास नहीं दिए गए हैं, ना ही हिंदी में ना ही संस्कृत में, बट फिर भी अगर आपको समास देखने हैं तो आपको सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में और थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आपको समास देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, जब आपका कुछ समास आपके मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विग समास और द्वंद्व समास, 6 प्रकार के समास आप पढ़ेंगे। जिसमें अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद अव्यय हो, यानी कि एक उपसर्ग हो। समक्षः में सम उपसर्ग देखने को मिल रहा है, यानी कि कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। ठीक है, ऐसे ही प्रतिदिन अगर आ जाए तो इसमें प्रति उपसर्ग देखने को मिल रहा है, तो कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। ठीक है, चलिएगा आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उद्गच्छति या अवगच्छति। तो इनके जो आगे उपसर्ग लगे हैं गच्छति शब्द के आगे, उससे आप निकालिएगा। निर मीन्स होता है नहीं और गच्छति मीन्स जाना, तो यहाँ से तो नहीं का साउंड आ रहा है, नहीं का मतलब आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। प्रतिगच्छति, प्रति का मतलब होता है उल्टा या विपरीत, तो ये भी नहीं बैठेगा आपका। उद उपसर्ग का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर जाना के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? उदगच्छति। ठीक है, अव का मतलब होता है नीचे, तो नीचे जाना हो तो क्या प्रयोग करेंगे? अवगच्छति। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं धातु, काल, लकार या कर्म। तो आपके सेमेस्टर में ही लकार एक टॉपिक था जहाँ मैंने आपको बताया था कि क्रिया का जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये किस समय में प्रयोग हो रही है, तो वो होते हैं लकार। और लकार को ही हम काल भी बोलते हैं, बट संस्कृत में उनको लकार बोला जाता है, इसलिए आपका सही उत्तर रहेगा बा ऑप्शन लकार। ठीक है, इनको इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं। क्लियर है? उम्मीद कर रही हूँ सभी के 5 के 5 MCQ क्वेश्चन सही रहे होंगे। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। सभी जानते हैं लिंग कितने हैं आपके संस्कृत में? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बालकः, पितृ, मुनि, गुरु, सब पुरुष का बोध करा रहे हैं तो पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे रमा, बालिका, मातृ, बधू, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद नपुंसक लिंग क्या होते हैं? जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध ना हो, ना स्त्री का पता लगे ना पुरुष का पता लगे, तो वो होते हैं नपुंसक लिंग शब्द। जैसे कि पुष्पम, कमलम, पत्रम, ग्रहम, फलम, ये सब क्या हैं? नपुंसक लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पशु और 2 पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो पशुओं में आप लिख सकते हैं कोई भी, अजः, अश्वः, घोटकः, और पक्षियों में काकः, पिकः, ये सब आप लिख सकते हो।
यहाँ पर मैंने 4-4 नाम लिखे हुए हैं पशुओं के। देखिए, गधा, गधा मीन्स हाथी, घोटका मीन्स घोड़ा, चित्रका मीन्स चीता और अजा मीन्स क्या होती है? बकरी। पक्षियों में काका मीन्स कौवा होता है, पिकहा मीन्स कोयल होती है, मराला मीन्स हंस होता है और कपोता मीन्स कबूतर होता है। तो आप कम से कम 5 से 6, मैं तो कहती हूँ 10-10 नाम पशुओं के, 10-10 नाम पक्षियों के और 10 नाम फलों के सब याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो आप कहीं न कहीं अदल-बदल के जो आंसर हैं वो लिख पाएँ, यानी कि किसी और से आपका आंसर मैच करेगा ही नहीं जब आप इतने सारे नाम याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। फलेन शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन है। देखिए, फल के रूप यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्रथमा विभक्ति का पूरा मतलब ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है और ये आपकी एक वचन की लाइन है, ये द्विवचन की और बहुवचन की। तो देखिए, फलेन कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। तो ये किस वचन में आएगा? एक वचन में। और विभक्ति कौन सी रहेगी? तृतीया। तो फलेन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति, एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आपने अभी तक तो लिख भी लिया होगा। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन जो है वो क्या होगा? रमासु होगा। मैंने आपको बताया था सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बस आपको सु लगा देना है। और आकारांत अगर शब्द हैं तो उसमें ये वाला सा ना बन के कौन सा बनेगा? ये वाला सा बनेगा, सरस्वती वाला। देखिएगा यहाँ पर, रमासु सप्तमी विभक्ति का क्या लिखना था? बहुवचन। क्या रहेगा? रमासु। क्लियर है? ट्रिक बताई थी। और षष्ठी के बहुवचन के लिए नाम ट्रिक बताई थी। राम जुड़ता है, अगर रा आएगा तो राम हो जाएगा, अदरवाइज आपका नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधक का हिंदी में अर्थ लिखिए। इसका अर्थ रहेगा उठो, जागो और ज्ञानी व्यक्तियों के पास जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करो। एक सूक्ति या फिर एक श्लोक ज़रूर आता है, तो मैंने जो सूक्ति और श्लोक आपको इम्पॉर्टेंट कराए हुए हैं उस क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से कोई ना कोई एक श्लोक या एक सूक्ति आपको देखने को ज़रूर मिलेगी एग्ज़ाम में। 2 से 3 नंबर आपके ये बनाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग हम करते हैं। आपके 5 लकार जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताए थे। पहला लट लकार, जिसका हम प्रयोग करते हैं वर्तमान काल में। इसके बाद आपका लुट लकार बताया था, जिसका प्रयोग किया जाता है भविष्य काल में। नेक्स्ट है आपका लंग लकार, जिसका प्रयोग हम करते हैं भूतकाल में। ये तीनों काल की बात हो गई। इसके बाद आपका बताया था लोट लकार, जिसका प्रयोग किया जाता है आज्ञावाचक वाक्यों के लिए या आज्ञार्थक वाक्यों के लिए। और लास्ट आपका बताया था विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग हम करते हैं चाहिए के अर्थ में। तो इन जो आपके 5 लकार हैं इनको याद ज़रूर रखिएगा। और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भविष्य काल में कौन सा लकार प्रयोग करते हैं, तो हम लृट लकार का प्रयोग करेंगे। भूतकाल में किस लकार का प्रयोग करते हैं, तो लंग लकार का। आज्ञावाचक के लिए कौन सा लकार प्रयोग करते हैं, तो लोट लकार। ऐसी चाहिए अर्थ में तो विधिलिंग लकार। और वर्तमान काल में कौन से लकार का प्रयोग करेंगे, तो लट लकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए। अब आते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। कल ही मैंने आपसे बोला था 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए संस्कृत में, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कल भी पूछा था। देखिए, कल के पेपर में 5 से लेकर के आपसे लिखवाई थी शायद 20 तक या 15 तक लिखवाई थी, 5 से 15 तक लिखवाई थी शायद। यहाँ पर 1 से 10 तक लिखवा रहे हैं हम। 1 की संस्कृत क्या रहेगी? एकहा। 2 की द्वौ। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग में इस प्रकार से आया हुआ है, वैसे आप ऐसे लिख दीजिएगा। 3 की त्रयः, 4 की चत्वारः। ये आपके पुल्लिंग के लिखे हुए हैं। इसके बाद 5 की पंच, 6 की षट, 7 की सप्त, 8 की अष्ट, 9 की नव, 10 की दश। फिर 11 की एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश और नवदश। और फिर आपकी लास्ट क्या आ जाती है? विंशति। तो 1 से लेके 20 तक की जो संख्याएं हैं संस्कृत में, इनको अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। संस्कृत शिक्षण की जो विधियां हैं वो मैंने आपको कल भी बताई थी। काफ़ी सारी विधियां हैं, 2 भागों में बांटा है, नवीन विधियां
और आपकी प्राचीन विधियाँ। नवीन विधियों में आपकी हर्वर्ड की प्रणाली आ गई, निगमन विधि, आगमन विधि, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और प्राचीन विधि के अंतर्गत आपकी पाठशाला विधि आती थी और व्याकरण अनुवाद विधि आती थी। और उसी के अंतर्गत आपकी काफ़ी सारी विधियाँ हैं, मौखिक विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सारी विधियाँ हैं। तो आप 2 नंबर में आया है, तो आप 2-3 विधियों का उल्लेख ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पहली विधि ली है पारायण विधि। पारायण विधि क्या होती है? तो इसमें वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ कराया जाता है और वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना ही कहलाता है पारायण। पारायण में करते क्या हैं कि जो भी कठिन मंत्र होते हैं उनको कम से कम 2 से 3 बार बोला जाता है और उनकी कठिनता के आधार पर उनकी संख्या निर्धारित की कि इनको कितनी बार उच्चारित करना है। तो पारायण के अनेक क्रम होते थे, पाठ की कठिनता के आधार पर इनकी संख्या निश्चित होती थी, जैसे 5 बार, 7 बार या फिर 8 बार, जो कि हम लोग भी करते हैं। बच्चों को अगर कोई चीज़ याद नहीं होती है तो उनसे बोलते हैं कि इसको 5 टाइम्स रिवाइज़ करो या इसको इतनी बार पढ़ो, तो उनको वहाँ क्या चीज़ है, बार बार जब बोल बोल के उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनको कंठस्थ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। इसमें क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष जो हैं वो विपरीत विचारों के समर्थक होते हैं और ये दोनों पक्ष क्या करते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, यानी कि एक दूसरे के विचारों के उसमें विपक्ष में अपनी बात रखेंगे, यानी कि एक दूसरे की बातों का खंडन करेंगे और लास्ट में अंत में क्या करते हैं, समझौते पर आते हैं, यानी कि एक दूसरे के विचारों से ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो ये होती है वाद विवाद विधि। इसके बाद है व्याख्या विधि। इस विधि में क्या करते हैं, छात्रों की शंका का समाधान करने के लिए गुरु इस विधि का अनुसरण करते थे और इस विधि में गुरु क्या करते हैं, जो भी विषय वस्तु दी होगी उस विषय की व्याख्या करते हैं और छात्र उसको सुनते हैं और समझते हैं। जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया है टॉपिक, उस टॉपिक का छात्र एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे और बच्चे वहाँ पर क्या है, सुनते हैं। इसके अलावा और विधियां भी आपकी हैं, जैसे मौखिक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कथा कथन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो आप इनको अगर चाहें तो इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। देखिए धातुएं क्या होती हैं, तो धातुएं क्रिया का मूल रूप होती है, मैंने आपको बताया था। तो हम पहले क्रिया की परिभाषा लिखेंगे कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं और इन क्रियाओं के ही मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे कि पठति, पठति क्रिया है, पठति का मतलब है पढ़ता है और इस पठति का जो मूल रूप है वो है पठ, तो पठ यहाँ पर है धातु। ऐसे ही लिखति क्रिया है, लिखता है और लिखति का मूल रूप क्या है, लिख, तो यहाँ पर लिख धातु रहेगी। ऐसी वदति, वदति का मतलब होता है बोलता है और वदति का जो मूल धातु है या मूल रूप है वो क्या है, वद, तो यहाँ पर वद धातु हो जाएगी। समझ में आ गया, क्रिया का ही जो मूल रूप होता है वही कहलाता है धातु। अब ऐसे ही पठ को आप 5 लकारों में लिख सकते हैं, जैसे भविष्य काल में कुछ और लिखेंगे, भूतकाल में कुछ और लिखोगे, वर्तमान काल में कुछ और लिखोगे, तो वो लकार के अनुसार उनका रूप बदल जाता है, ठीक है। मूल रूप क्या रहेगा, पठ। ऐसे लिखति का मूल रूप क्या है, लिख है। ऐसी वदति का वध है। ऐसी आपकी काफ़ी सारी हैं। हंसना जो है हसति, तो हसति के लिए हस धातु प्रयोग करते हैं। दौड़ने के लिए धाव धातु होती है। तो इस प्रकार के कई सारी धातुएं हैं। करने के लिए क्री धातु का प्रयोग करते हैं, तो क्री क्या है, मूल रूप है, धातु है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। देखिए संस्कृत वर्णमाला आपके सेमेस्टर में नहीं है, बट फिर भी यहाँ से 2 बार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये मैंने आपको सिलेबस में करवाई हुई है। माहेश्वर सूत्र करवाए हुए हैं। तो जब आप माहेश्वर सूत्रों को देखोगे तो वहाँ पर आपको संस्कृत की पूरी वर्णमाला देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से वहाँ पर इसको 2 भागों में ही बांटा है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, तो इसके लिए आपका अच प्रत्याहार वहाँ पर दिया है और व्यंजन के लिए दिया गया है हल प्रत्याहार। ये चीज़ ध्यान रखना, प्रत्याहार शॉर्ट फॉर्म होती हैं, ठीक है। यानी कि अच, आ और चा के बीच में सारे के सारे आपके स्वर आ रहे हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, तो वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, जैसे कि आ, फिर आ, ई, ऊ, ये सभी क्या हैं, स्वर हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, तो वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है वो कहलाते हैं व्यंजन। इसके बाद आपके अन्य भाग में जैसे अयोगवाह वगैरह भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं।
अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो कोई भी 4 फल आप लिख सकते हैं, आम्रम हो गया, दाड़िमम हो गया, इस टाइप से। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप का महत्व बताइए। पहले फलों के नाम देख लीजिए। आम्रम मीन्स आम, दाड़िमम मीन्स अनार होता है, द्राक्षा अंगूर होता है, द्राक्षा फलम भी बोलते हैं, अमृत फलम नाशपाती होता है, कदली फलम केला होता है, बद्री फलम बेल, ठीक है, बेर, बद्री फलम। इसके बाद आइएगा संस्कृत शिक्षण में ऑडियो और वीडियो क्लिप का महत्व। ऑडियो और वीडियो क्लिप का संस्कृत शिक्षण, क्या कोई भी आपकी शिक्षण हो, कोई भी शिक्षण आप करा रहे हो, सभी में विशेष महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टीएलएम है आपके, और आपके जो काम को है बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इसका पहला महत्व में आप लिखोगे कि ये छात्रों को सक्रिय रखते हैं, यानी कि वीडियो ऑडियो क्लिप का महत्व छात्रों को सक्रिय रखने में है। छात्रों को सरलता पूर्वक व रोचक तरीके से सिखाने में भी इनका विशेष महत्व है। ठीक है, जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हो उस विषय वस्तु को बहुत ही रोचक तरीके से, आपके बच्चे क्या है, जब तक उसमें रुचि नहीं लेंगे पढ़ने में तब तक वो सीखेंगे नहीं, और ना उनको वो चीज़ें, अगर उन्होंने सीख भी ली बाई चांस तो उनको बहुत टाइम तक वो याद नहीं रहेंगी। इसीलिए हमें क्या करना है कि उनको हम इजी तरीके से सिखाएं, साथ साथ बहुत ही मनोरंजन के साथ सिखाएं, तो वो चीज़ उन्हें काफ़ी लंबे समय तक याद बनी रहे। इसके बाद छात्रों के अधिगम को उच्च व स्थायी बनाने में भी इनका विशेष महत्व है। इनसे जो भी आप, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपको फलों के नाम याद कराने हैं संस्कृत में, तो आप अगर उनकी पिक्चर दिखाते हुए याद कराओगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो याद रहेंगे। साथ साथ आपने कोई ऐसी छोटी सी वीडियो क्लिप बना दी जिसमें फल हैं और फल इधर से उधर ऐसे कूद रहे हैं और उनका नाम संस्कृत में लिख के आ रहा है, वहाँ पर कोई उस नाम को बार बार बोल रहा है, तो बच्चे कहीं ना कहीं सुनेंगे, देखेंगे, उनकी सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहेंगी और उन्हें वो क्या, जो भी चीज़ वहाँ से सीखेंगे वो काफ़ी समय तक याद बनी रहेगी। छात्रों की विषय वस्तु में रुचि जागृत करने में इनका विशेष महत्व है। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ दूर कराने में, जब बार बार वहाँ से रिपीट किया जाएगा, जैसे दाड़िमम दाड़िमम, तो बच्चे दाड़िमम बोलेंगे। वैसे ही पाठ्य वस्तु को सजीव रूप से दर्शाने में भी इनका यूज़ करते हैं, और पद्य या श्लोकों को कंठस्थ कराने में भी इन दोनों जो भी आपके टीएलएम है, वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप, इनका विशेष योगदान रहता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बालक हंसता है, शीला ने पुस्तक पढ़ी, पत्ते गिरते हैं और बंदर दौड़ेंगे। पहला देखिएगा, बालक हंसता है, बालक का क्या लगेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन, यानी कि बालका। हंसता है लट लकार का वाक्य है, तो कैसे रूप चलेंगे, पठति पठता पठन्ति, यानी कि हसति हंसता हसन्ति, बालक एक है तो लग जाएगा हसति, वाक्य बन जाएगा बालका हसति। शीला ने पुस्तक पढ़ी, शीला की क्या लगेगी, प्रथमा विभक्ति एक वचन, लता शीला, तो शीला। पुस्तक का लगेगा द्वितीय विभक्ति एक वचन, यानी कि फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पुस्तकम आ जाएगा। पढ़ी यानी कि लंग लकार का वाक्य है, और लंग लकार में कैसे रूप चलते हैं, अपठत अपठताम अपठन, तो शीला एक है इसलिए क्या लगेगा, अपठत, वाक्य बनेगा शीला पुस्तकम अपठत। इसके बाद नेक्स्ट है, पत्ते गिरते हैं, पत्ते कई सारे पत्ते हैं, तो सीधी सी बात है पत्ते का बहुवचन लगेगा, पत्ते का बहुवचन, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो पत्राणी। गिरते हैं यानी कि क्रिया का भी बहुवचन लगना है, तो गिरने की क्रिया होती है पत धातु, तो पतति पतता पतंती, पतंती लग जाएगा पत्तों के साथ, वाक्य बनेगा पत्राणि पतंती। बंदर दौड़ेंगे, बंदर दौड़ेंगे, कई सारे बंदर हैं ना, बंदर दौड़ेंगे, तो यहाँ कई सारे बंदर है तो क्या लगेगी, वानरहा, और दौड़ने की भी धातु आपको बताई थी धाव। कौन से उसका वाक्य है, तो सीधी सी बात है लुट लकार का है, भविष्य की बात कर रहा है, इसीलिए पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, धाव धातु में क्या लगाएंगे, धाविष्यति धाविष्यता धाविष्यन्ति, तो वाक्य बनेगा वानरहा धाविष्यन्ति। क्लियर है, उम्मीद कर रही हूँ आप सभी के लिए क्लास जो है वो हेल्पफुल रही होगी। आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट पेपर के साथ। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.